जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो बहुत समय से लंबित था और जो जिनकी सुनवाई 27 सितंबर और 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई। वो रिलेटेड था एआईबी एग्जामिनेशन के वैलिडिटी के बारे में। और इसी केस में कई केस भी मर्ज किए गए थे, जैसे पावर क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसके बाद फिर कुछ व्यक्ति का कहना था, मीन्स कुछ वो जो वहाँ पे पैटिशनर थे उसका कहना था पोस्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन एआईबी होती है वो नहीं होना चाहिए, प्री और एनरोलमेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर जो है कुछ व्यक्ति का ये भी डिमांड था कि जैसे आप कोई इंजीनियरिंग में करने जाते हैं या इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं जो इंटरमीडिएट या प्लस 2 में ही रहते हैं, तो वो अपियरिंग भर सकते हैं इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन। तो उसी तरह से एआईबी का एग्जाम जो होती है वो एग्जाम को देने का अप्रूवल मिलना चाहिए ऐसे ग्रेजुएट लॉ कर रहे स्टूडेंट को जो फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। और अगर फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और फाइनल के जस्ट पहले का सेमेस्टर तक सब कुछ उन्होंने क्लियर करके रखा है, तो फाइनल सेमेस्टर में वो कंटिन्यू है तो वो एआईबी का एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह का जो है डिमांड किसी पैटिशनर ने रखा था। किसी पैटिशनर ने यूनिफॉर्मिटी की भी बात कर रही थी और की थी कि जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म स्टेट बार काउंसिल पे नहीं रखा है। मीन्स हर स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट प्रोसीजर अलग है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कि प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल का जो एक एनरोलमेंट फी है उसका फी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। बहुत ऐसे बार काउंसिल है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसका वेरीफाइड करते हैं, फिर जो है बार काउंसिल को स्टेट बार काउंसिल जो होती है उनमें एनरोलमेंट करते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी भी होते हैं जो सही से प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट करते हैं और उनको एनरोलमेंट मिल जाती है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन उठे थे कि अनकनेक्टेड सर्विस में कुछ एडवोकेट चले जाते हैं, मीन्स एनरोलमेंट लेते हैं और एआईबी पास करते हैं, कुछ समय तक एडवोकेसी करते हैं, फिर एडवोकेसी के बाहर की सर्विस में चले जाते हैं। जैसे कोई अगर विधायक बन गए, कोई सांसद बन गए, फिर मिनिस्टर बन गए, तो उनको जो है वो सरेंडर कर देते हैं या फिर किसी दूसरे तरह का जॉब में चले गए और कुछ समय तक वो जो है कनेक्टेड सर्विस में नहीं रहते हैं। और जब वो जिस समय मीन्स जो सर्विस में वो जाते हैं 4 साल 5 साल काम करने के बाद फिर वो वापस आके फिर प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो इसका भी था कि इसके लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाए, क्या उसको फिर से एआईबी एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस सब से लेके यहाँ पे क्वेश्चन उठी थी और सारे क्वेश्चन को क्लब कर दिया गया था। मीन्स सारे जो है केसेस थे उसको क्लब करके एक जगह पे लाया गया और फिर उसका 27 सितंबर और 28 सितंबर को सुनवाई हुई। और 2 दिन का सुनवाई में लगभग 10 घंटे की सुनवाई हुई थी। और 28 सितंबर को सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रख लिया। और ये रिजर्व रखने के बाद अभी जो है फ्राइडे मीन्स कहने का अर्थ हुआ 10 फरवरी 2023 को इन्होंने जजमेंट दिया। और ये जजमेंट जो दिया, अब मैं आपको पूरे डिटेल से जजमेंट के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताया 6 पॉइंट पे जो है मैटर उठा था, तो 6 पॉइंट पे जजमेंट में क्या बोला गया। तो पहला जो पॉइंट था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर है कि नहीं कि वो एआईबी एग्जाम कंडक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एडवोकेट एक्ट जो है वो एडवोकेट एक्ट पावर देती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो एग्जाम कंडक्ट कर सकती है और वो एग्जाम कंडक्ट करने के योग्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एक बेसिस बनाई कि जो है 1973 में
मीन्स 1973 में एडवोकेट एक्ट का, इसमें आपको बताऊं 1973 में एडवोकेट एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के बेसिस पे कुछ ऐसे व्यक्ति बोल रहे थे या कुछ ऐसे पैटिशनर को समझ आ रही थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर नहीं है एआईबी एग्जाम लेने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, और साथ में जो है उनको जो है रिक्वेस्ट अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो है 1973 में जो अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर में किसी तरह का डिक्रीज नहीं हुआ है, वो एग्जाम कंडक्ट करने योग्य है और कंडक्ट कर सकती है। और इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पावरफुल है, और पावर उसको है, एडवोकेट एक्ट पावर देती है कि वो बार जो है एआरबी एग्जाम ले सकती है। अब दूसरी बात जो हुई थी कि जो है एआरबी एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जजमेंट आया था, एक जजमेंट जो सुधीर के नाम से था, सॉरी वी सुधीर का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जो सिंगल बेंच के जज ने को जजमेंट दिया था। उसने कहा था कि अभी जो है एडवोकेट एक्ट वो किसी तरह का एग्जाम लेने के लिए ऑथराइज नहीं करती है। और सुधीर ने ये कहा दिया था कि अपने जजमेंट में कि प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन हो या पोस्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन हो, इस तरह का कोई भी मीन्स प्रोसीजर एडवोकेट एक्ट नहीं देता है कि एआईबी का एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले सके। लेकिन यहाँ पे जो है 5 जज के जो बेंच थे यहाँ, जैसा कि आपको पहले में बताया और अभी मैं बताऊं, एसके कौल जस्टिस जो थे, इनके अगुवाई में 5 जज के ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस को सुनवाई कर रही थी। तो इस 5 जज के बेंच ने पाया कि सुधीर का जो स्टेटमेंट जजमेंट था वो एक तरह से क्लियर नहीं था, और एक वो इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाया जो एडवोकेट एक्ट बोलती है। तो यहाँ पे 5 जज की बेंच ने सुधीर का जो जजमेंट था उसको जो है क्लैरिफाई करते हुए और उस जजमेंट से डिसएग्री होते हुए एक अपना स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि जो है एआईबी एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ जितने भी कंट्री हैं सभी जगह पे एडवोकेसी में जब पीपल आते हैं तो उनको एक एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम क्रैक करने के बाद या एग्जाम पास करने के बाद फिर वो एनरोलमेंट लेते हैं, मीन्स बार में एनरोलमेंट लेते हैं और बार में एनरोलमेंट लेके प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से जो है एडवोकेट एक्ट भी अलाउ करती है, और सुधीर का जो जजमेंट था उससे डिसएग्री होते हुए और फिर जो है कॉमनवेल्थ के कंट्री का सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे 5 जज की बेंच ने कहा गया कि एबी एग्जाम होगी और एग्जाम लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एलिजिबल है, मीन्स योग्य है। अब बात उठी थी कि किसी का कहना था, इनमें कुछ पैटिशनर का कहना था कि पोस्ट एनरोलमेंट जो होती है एग्जामिनेशन एआईबी का वो फ्री होना चाहिए। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह से स्टेटमेंट अपना जो ऑब्जर्वेशन दिया, और ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये बातें हम सेट नहीं कर सकते हैं कि जो प्री होना चाहिए या पोस्ट होना चाहिए। हम इसके लिए ऑथराइज करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे अपना जो है एक सेट ऑफ रेजुलेशन तैयार करे और उस पर देखे कि वो प्री करवा सकती है या पोस्ट करवा सकती है। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो ऐसा कहा गया, लेकिन ये जो बेंच थी इसने अपने जजमेंट में भी प्री के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो भी स्पष्ट क्लियर किया है, और पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन के लिए जो कंडीशन होना चाहिए उसके लिए भी क्लियर कर दिया। इस करने का अर्थ हुआ कि काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने अब छूट दे दी है कि आप पोस्ट लीजिए या प्री लीजिए, एनरोलमेंट एग्जामिनेशन लीजिए, लेकिन अगर प्री लेते हैं तो जो जजमेंट में सेट किया गया या जजमेंट में कहा गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पोस्ट लेते हैं फिर जजमेंट में जो कहा गया या फिर जो रेगुलर आता रहा उसको फॉलो करते हुए करना पड़ा। अब इसके लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का टाइम दिया है।
मीन्स जजमेंट जो आया है 10 फरवरी 2023 को, इससे 3 मंथ के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट की उस पे जो है अपना जो भी वर्क करना है करके जो है उसको एक्ट कर देना, अपनी जजमेंट को जो है एक्टिवेशन कर देना, एक्ट कर देना है और उसको फॉलो करके चालू कर देना है। अब दूसरा जो है था कि लिमिटेशन, क्वेश्चन ऐसे भी उठे थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अपना रूल में रखी है कि एबी एग्जाम अगर 2 ईयर तक पास नहीं करते, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल बेसिस पे होता है, तो उनका प्रोविजनल एनरोलमेंट सस्पेंड कर जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन अनलिमिटेड दे सकते हैं। मीन्स 2 ईयर तक पास नहीं कर गए तो आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट हाउस सस्पेंड कर जाएगा, लेकिन जितने समय तक एग्जाम देना चाहते हैं दे के आप पास कर जाइए, और फिर जो है आप एडवोकेसी में का जो आपका सस्पेंड कर किया हुआ वो एक्टिव हो जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक रूल बनाना पड़ेगा और एक नंबर फिक्स करना पड़ेगा। ये अनलिमिटेड नंबर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नंबर रखना पड़ेगा। और ये लिमिटेड नंबर जो है रखने के लिए जो है बार काउंसिल के स्पष्ट क्लियर रूप से इंडिकेशन किया है कि आप एक रूल बनाए। अब बात होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ये प्री टेस्ट एनरोलमेंट होती है, प्री टेस्ट एनरोलमेंट के लिए जो है सॉरी प्री एनरोलमेंट टेस्ट अगर एआईबी का होती है तो उसमें नंबर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पोस्ट एनरोलमेंट एआईबी एग्जामिनेशन होगी तो पोस्ट एनरोलमेंट के लिए जो 2 ईयर का क्विक पीरियड है पास करने के लिए, उसमें जो है पास नहीं करते, जैसा कि मैं बताया, तो आपको सस्पेंड करेगा। तो अनलिमिटेड पीरियड है, पीरियड है कहिए या अनलिमिटेड नंबर ऑफ एआईबी एग्जाम आप दे सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट खारिज कर दिया है कि और कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक नंबर फिक्स करना पड़ेगा कि कितने नंबर तक कितने पीरियड तक वो एग्जाम दे पा सकते हैं अगर वो एआईबी एग्जाम 2 साल में पास नहीं करते हैं, अगर सिचुएशन पोस्ट एनरोलमेंट एआईबी का रहता है। अगर प्री एनरोलमेंट एआईबी होगा तब तो इस क्वेश्चन ही नहीं उठेगी। दूसरे क्वेश्चंस भी उठाए गए ठीक पेटिशनर के द्वारा कि जो भी अपियरिंग स्टूडेंट होते हैं लॉ के जो फाइनल सेमेस्टर में रहते हैं उसको भी एआईबी एग्जाम देने के लिए प्रोविजन बनाया जाए, ताकि जो है वो एग्जाम से पास करके जो है एआईबी एग्जाम पास करके डायरेक्ट वो एनरोलमेंट करा सके। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और जो एमिकस वहां पे फिक्स हुए थे उन्होंने इस चीज को भी रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो भी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे वो एआईबी एग्जाम देने के योग्य होंगे और ऐसा होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पे प्रोविजन लाने के लिए सोचना चाहिए। और फिर जो है उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में जो स्टूडेंट होंगे वो पीछे का सारे सेमेस्टर का क्लियर किया हुआ स्टूडेंट होना चाहिए, और फिर जब एआईबी एग्जाम बैठेंगे और पास करेंगे तो उनको सब्जेक्ट टू पास द बेसिक एग्जामिनेशन मीन्स जो भी लॉ का एग्जामिनेशन होगा उसका वो क्राइटेरिया रहेगा। कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर आप कोई व्यक्ति जो है लॉ का फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहा है, लेकिन वो जो है एग्जामिनेशन एआईबी का एग्जामिनेशन दे दिया, एआईबी पास कर गए, लेकिन वो फाइनल सेमेस्टर ही एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे कर पाए, तो फिर यहाँ पे उनका जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि वो एआईबी पास जो करेंगे वो वैलिड नहीं होगा जब तक वो जो है लॉ का फाइनल सेमेस्टर पास नहीं करेंगे। इस तरह का भी रूल बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने को कहा है। तीसरा जो अनकनेक्टेड जो पीपल के बारे में बताया कि अनकनेक्टेड सर्विसेज में चले जाते हैं, कुछ ऐसे एडवोकेट लॉ ग्रेजुएट होते हैं जो लॉ करते हैं, फिर जो है वो भी पास कर जाते हैं, एनरोलमेंट भी ले लेते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं कुछ समय तक, फिर वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं और फिर 2 से 4 साल 5 साल करने के बाद फिर वो वापस आते हैं और फिर से एडवोकेसी करने लगते हैं। तो ऐसे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा है कि आप जो है प्रोसीजर बनाइए, आप रूल बनाइए, आप जो है ना रूल बना के
वैसे व्यक्ति को बार कीजिए और फिर अगर कोई अनकनेक्टेड सर्विस में आता है तो उस व्यक्ति को फिर से एबी पास करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं। फिर छठा जो था जो है यूनिफॉर्मिटी। ऐसे भी डिमांड पेटिशनर के द्वारा किया गया कि हर एक स्टेट का जो बार काउंसिल है वहां पे जो है एग्जामिनेशन फी और एडमिशन का मीन्स एनरोलमेंट का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर दिया है कि आप एडवोकेसी एक्ट अंतर्गत स्वतंत्र हैं कि आप प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल को एक तरह से आप यूनिफॉर्मिटी पे लाए और यूनिफॉर्म प्रोसीजर दें और यूनिफॉर्म प्रोसीजर दे के और यूनिफॉर्मिटी ला के वो रजिस्ट्रेशन का बात हो या फिर रजिस्ट्रेशन फी की बात हो, सब में एक जगह का होना चाहिए। तो यही जजमेंट थी। अगर आपको जजमेंट पूरा पढ़ना है तो ये तो लगभग 35 पेज की जजमेंट है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और पूरा डिटेल में आप वन बाय वन आप जान सकते हैं कि क्या क्या जजमेंट थी और क्या क्या मैटर उसे थे और किस जज मैटर पे क्या जो है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं और क्या फाइनली उन्होंने दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो है महत्वपूर्ण बात बोली है कि लॉ प्रोफेशन में ऐसे लॉ ग्रेजुएट को आना है जो कैपेबल है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि एआईबी एग्जाम तो वैलिड है और वैलिड रहेगा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ऐसे लॉ ग्रेजुएट को लॉयर बनाए या मीन्स एडवोकेट का लाइसेंस प्रदान करे जो कि कोर्ट में या जो एलिजिबल हो या अच्छे प्रोफेशन को वो नाम कमा सके, ना कि जो है प्रोफेशन में आके प्रोफेशन का बदनामी करे। है कि अभी प्रोफेशन में ऐसे भी बहुत से एडवोकेट है जिसे बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, लॉ का सही से जानकारी नहीं है और ये लॉ प्रोफेशन की बदनामी होती है क्योंकि समाज में कई लॉ ग्रेजुएट या एडवोकेट जो होते हैं उनको कहा जाता है झोला छाप एडवोकेट, मीन्स उसे बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है। इवन सुप्रीम कोर्ट में बात उठी थी लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में ऐसे मैक्सिमम एडवोकेट है मीन्स 80% एडवोकेट है जो अपना रिटर्न फाइल भी नहीं करते हैं, मीन्स इतना इनकम भी नहीं होता है कि वो रिटर्न फाइल करे अपना। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप एग्जामिनेशन एआईबी का इस तरह से कंडक्ट करें कि अच्छे तरह से या अच्छे एडवोकेट प्रोफेशन में आ सके और वो प्रोफेशन का नाम कमा सके या प्रोफेशन को नोबल बना सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।